ट्वेल्थ का ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसके कॉजिंग एजेंट और लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे, जैसे मलेरिया हो गया और HIV वायरस हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ एक्चुअली दैट स्टेट एट विच फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग इज़ 100% एक्यूरेट। यानी जब केवल हेल्दी होने का मतलब, हेल्थ होने का, आपकी अच्छी हेल्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, नहीं। इसमें आपकी मेंटल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट और सोशल वेलबींग, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ये क्या होता है? सब कुछ इंक्लूड होता है। समझ में आया? सो अ प्रॉपर डेफिनेशन इज व्हाट? It could be defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Now what is disease? तो disease नॉर्मल जो हमारी बॉडी फंक्शन करती है या हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, इसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिजीज़? इट इज़ एनी डेविएशन from the normal function and structure of any part of the body. It is what? Disease. Further, disease can be divided or studied in different categories like infectious disease, non-infectious disease and genetic disorders. ठीक है, तो इसमें से जो कैंसर कॉजिंग होते हैं उसमें बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा मेंडेलियन जेनेटिक्स में मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर खूब सारे बताए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस पे ज़्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। सो नाउ सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारे अंदर कुछ कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं, इसी को हम स्टडी करेंगे। NCERT में जो नेक्स्ट टॉपिक है यही है। ठीक है, तो डिजीज़ कॉज करने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं। वो प्रोटोजोआ हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, हेलमिंथ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट्स या ऑर्गेनिज्म, आप सीधे सीधे कहिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, या ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आने के बाद लिविंग हो सकते हैं। ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं, यानी वो पैरासाइट भी है। सो यू कैन से सिंपली दैट ऑल पैरासाइट्स which are present in our body and have ability to cause a disease are pathogens. ठीक है, और जितने पैथोजन हैं उसको पैरासाइट तो आप कह ही सकते हैं। सो व्हाट इज अ पैथोजन? अ वाइड रेंज ऑफ organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoan, helminths could cause a disease in man, means human being. Such a disease causing organisms are pathogens. ठीक है, अब हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? एक टाइफाइड, दूसरा मलेरिया और बुचेरिया बैंक्रफ्टाई यानी एलिफेंटिएसिस। तो इस तरह के इस वाले पार्ट में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। शुरू करते हैं टाइफाइड के साथ। सो द फर्स्ट वन इज़ टाइफाइड, और ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसको टाइफीमूरियम भी कहते हैं, साल्मोनेला टाइफीमूरियम, और इस पर मैंने काफ़ी काम भी किया है। सिर्फ साल्मोनेला टाइफी ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और कंटामिनेटेड वाटर और फूड, या जो मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, बैठती रहती हैं, फ्लाइज विच आर moving here and there and sitting on the contaminated food and
and in the drainage system, so they are the chief source of contamination. वो बहुत chief source हैं contamination के, तो उनसे बीमारियां फैलती हैं. ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस टाइप की डिजीज़ है, ठीक. और कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही ये फैलते हैं. अब ये फूड और वाटर, अब भाई ये कंटामिनेटेड है, तो कंटामिनेट कैसे हुए? फ्लाइज ने किया, या किसी जो पहले से कंटामिनेटेड पर्सन है उससे कंटामिनेशन हो गया. तो इसीलिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी होता है. अगर पता चल जाए किसी को ये डिज़ीज़ है तो, अच्छा ये डिज़ीज़ पता चल गया कि ये डिज़ीज़ है, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा? तो डायग्नोसिस करानी पड़ेगी. तो इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है उसको हम विडाल टेस्ट कहते हैं. इट इज़ व्हाट? विडाल, VIDAL. विडाल टेस्ट डायग्नोसिस करता है और कंफर्म करता है, 100% ये कंफर्म कर देता है कि जो पर्सन है उसको टाइफाइड वाली डिजीज़ है या नहीं है. तो विडाल टेस्ट इसके लिए यूज़ होता है. और जब अगर एक बार ये कंफर्म हो गया तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो दवाइयाँ देते हैं और सलाह देते हैं उसको यूज़ करना चाहिए. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़? अगर ये विडाल टेस्ट आपका नहीं हुआ है और आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ सिम्टम्स भी आप देख कर समझ सकते हैं कि ये टाइफाइड है. फिर तो आपको फाइनली विडाल टेस्ट कराना ही पड़ेगा. वो कंफर्म करेगा, विडाल टेस्ट कंफर्म करेगा, यानी आपको ये प्रोसेस तो करनी ही पड़ेगी. ओके, तो सिम्टम्स में सबसे पहला है हाई फीवर अप टू 39 एंड 40 डिग्री सेल्सियस. अब ये जो हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस है, ये इन्फेक्शन होने के 5वें दिन या उसके बाद ये मेंटेन रहता है और ये कम नहीं होता है. यानी इन्फेक्शन होने के पहले दूसरे दिन पता नहीं चलता है, ठीक है. यानी वो ग्रो करते रहते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं, और 5वें दिन के बाद से 39 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बॉडी में मेंटेन रहता है और ये आगे भी मेंटेन रहता ही है जब तक कि इसका क्योर ना हो. फिर इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो सिर आपका भारी रहेगा, हेडेक, आप एनर्जी लेस फील करेंगे, आइज़ के नीचे एकदम ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, चेहरा एकदम डल हो जाएगा, स्किन ब्लैक हो जाती है, और आप थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो आपकी सांस फूलने लगता है, यार बहुत एनर्जी कम हो गई. जबकि ये क्यों होता है? क्योंकि खाना का जो डाइजेशन सिस्टम है वो एकदम पूरी तरह से काम करना धीरे धीरे एकदम स्टॉप करना शुरू कर देता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, वीकनेस, इसका जो एक सबसे बढ़िया सिम्टम है हेडेक के साथ वीकनेस भी है. मेंटल कन्फ्यूज़न, आपको पढ़ेंगे कुछ समझ में आएगा, कुछ तो मेंटल कन्फ्यूज़न. एब्डोमिनल पेन बहुत शुरू हो जाता है इसमें, और भूख लगना कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट. सो दीज आर सम ड्रास्टिक और यू कैन से मैच विनिंग सिम्टम्स कि आप तुरंत मैच करा सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफोइडियम है, और आपने तुरंत किया और तुरंत कंफर्म कराइए विडाल टेस्ट के थ्रू. फिर इसके बाद इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है. तो इसमें क्या होता है कि आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सब कुछ अलग होना चाहिए, कमरा अलग कर दीजिए, और प्रॉपर नर्सिंग केयर की बहुत ज़रूरत होती है. यहाँ पे अगर घर में है तो भी वहाँ पे प्रॉपर केयर की बहुत ज़रूरत है. देन प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना चाहिए. मार्केट में वैसे बहुत सारे होते हैं, कोई रेंटिडीन यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, बट हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रियल में प्रैक्टिशनर हैं उनका ही लिखा हुआ आपका मेडिसिन यूज़ करना चाहिए. दवाई देने को तो बहुत सारे लोग आजकल खोल के बैठ गए हैं, बट प्लीज़ आपकी लाइफ का सवाल होता है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द साल्मोनेला टाइफी, दैट इज़ टाइफाइड डिजीज़. ठीक है, अब इनके एक मेडिकल सेक्टर में टाइफाइड के केस में एक बहुत ही नेम और फेम है टाइफाइड से जुड़ा हुआ, और उनका नाम है मैरी मैकलन. ठीक है, तो वो एक बहुत ही कॉमन केस है जो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया ही जाता है, तो आपको भी वो नाम जानना भी चाहिए. तो इनका नाम था मैरी मेलन. अब मैरी मेलन का निक नेम पड़ गया, इनका एक निक नेम पड़ गया था. इनका निक नेम जो था वो था टाइफाइड मैरी. वो क्या था? टाइफाइड
मैरी। अब टाइफाइड मैरी, एक्चुअल में जो मैरी मैलन थी ये एक कुक थी और इनको टाइफाइड था, और ये जो खाना बनाती थी और जो टिफ़िन सर्विस चलाती थी, तो टिफ़िन में जो खाना भेजती थी, इससे टाइफाइड स्प्रेड होता चला गया। बहुत दिनों तक इनकी वजह से टाइफाइड पूरा फैल गया था। सो मैरी मैलन एक टिपिकल मेडिकल केस स्टडी है। इनके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की जाती हैं। बच्चों को सबसे पहले ये पढ़ाया जाता है टाइफाइड के केस में, ठीक है, कि कैसे ये इन्फेक्शियस होता है। तो क्योंकि कुक थी, बनाती थी, तो आराम से वो फूड के साथ, कंटामिनेटेड फूड के साथ ट्रांसफ़र होता चला जाता था। फिर इनको बाद में नाम ही दे दिया गया, इनका एक निक नेम रख दिया गया कि ये टाइफाइड मैरी है। ये कौन है? टाइफाइड मैरी। ओके, नेक्स्ट। So the next disease is what? Pneumonia, which is caused by Streptococcus pneumoniae. Symptoms की बात करें तो ये ड्राई कफ, अगर लगातार आपको सूखी खांसी आती रहती है तो ये इसके एक सिम्टम में से है। हाई फीवर विद हाई ब्रीदिंग रेट, यानी सांस लेने की भी अगर रेट ज़्यादा है तो ये ज़रूर निमोनिया का एक सबसे बेस्ट नॉन लक्षण, मतलब वो सिम्टम है, एक लक्षण है। एंड चेस्ट पेन ऑन वन साइड, एक तरफ हमेशा पेन बना रहेगा, किसी भी एक तरफ, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और स्पिट में कभी कभी ब्लड के स्ट्रीक्स आ सकते हैं। तो ये निमोनिया के सिम्टम्स में से एक है। और निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो कॉज करता ही है, इसके अलावा कुछ और अदर बैक्टीरिया या वायरस, कभी कभी कुछ प्रोटोजोआ जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कई बार निमोनिया जैसी कंडीशन कॉज कर देता है। अब इसमें होता क्या है निमोनिया में एक्चुअल में? ये तो सिम्टम तो पढ़ लिया, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में? जो हमारा लंग्स में जो एल्वुलर सैक होते हैं, एल्वुलर सैक में फ्लूइड भर जाते हैं, कुछ तरल पदार्थ उसमें भर जाते हैं, फ्लूइड, और वाइट ब्लड सेल्स जो डेड हो जाती हैं वो भी उसके अंदर भर जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स और फ्लूइड्स जब उसमें भर जाते हैं तो क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज की रेट कम हो जाती है। सांस हम जब लेते तो हैं पर फिर भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीजन और CO2 का जो बैलेंस होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इससे तो बिल्कुल बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। स्प्रेड की बात करें तो जैसा कि ये इन्फेक्शियस है, जिस पर्सन को ये पहले हुआ है, अगर उसके आसपास आप हैं और अगर वो खांसता है, बोलता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर वो आपके सरफेस पे पड़ते हैं तो आपके चांसेस हो जाते हैं बीमार होने के ज़्यादा। साथ ही साथ उसके साथ बर्तन पे खाना खा रहे हैं या उसकी कोई क्लोथ शेयर कर रहे हैं तो भी आपको चांसेस हो सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे लिखा है बाय ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट, प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा और इसमें केयर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड को आपको लेता ही रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। एंटीबायोटिक्स लेना होगा, छोटे बच्चों को हो जाता है तो हमेशा पेरेंट्स का साथ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे खुद को उतना केयर नहीं दे पाएंगे जितनी कि इसमें इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गिवन एग्जांपल, मतलब गिवन थे आपके NCERT में। इसके बाद कुछ वायरस के डिजीजेस हैं जैसे जिसमें कॉमन कोल्ड भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक वायरल डिजीज़ जो आजकल पूरे वर्ल्ड में है, एकदम पैंडेमिक हो गया कोरोना, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में। कॉमन कोल्ड वायरस से होने वाला एक डिजीज़ है और नॉर्मली ये इन्फ्लुएंजा टाइप के वायरस होते हैं जो हमें इस तरह की डिजीज़ में डालते हैं। इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता है कि सिर दर्द होता है, रूजी मतलब नोज़ जो है वो रेनी हो जाती है, बहने लगती है जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपको हमेशा उलझन बनी रहती है, बॉडी का टेम्परेचर भी कभी कभी बढ़ जाता है और सीवियर केसेस में आपको वोमिटिंग जैसी कभी कभी फीलिंग आ सकती है। तो ये बहुत ही कॉमन है और इसमें छींक बहुत आती रहती है, स्नीजिंग होती रहती है कई बार अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो। इससे बचने का तरीका यही है कि इन्फेक्शियस पर्सन से आप कांटेक्ट मत रखिए,
और अपने हाथ वगैरह को साबुन से धोते रहिए, एकदम क्लीन रहिए। गर्म पानी का यूज़ करिए अगर पॉसिबल है तो, और ये सिर्फ बचने का तरीका है। और अगर आपको हो ही गया है तो इंडिया में एक रेसिपी होती है जो हर इंडियन फैमिली में बनती है, उसको हम काढ़ा कहते हैं। सो काढ़ा एक्चुअल में कुछ आयुर्वेदिक जो मसाले हम कहते हैं कुछ आयुर्वेदिक मिक्सचर की तरह है, और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो उसको यूज़ करिए। नमक को गर्म पानी में डाल के आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसे ड्रिंक भी कर सकते हैं अगर बहुत थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि इसमें लैरिंग्स में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत दर्द होता है इसमें। थ्रोट इन्फेक्शन इसका एक मेजर सिम्टम है, इसका मतलब पहला सिम्टम है, और नाक बहना, ये दो इसके मेजर सिम्टम्स में से एक हैं। दवाइयों की बात करें तो प्रिवेंशन में मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन देते हैं। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कोई आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन वो भी प्रिस्क्राइब्ड डोज के हिसाब से, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। नॉर्मली एंटीबायोटिक का यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जब ज़्यादा होता है, बहुत बॉडी में तेज होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो उस समय एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा लगभग 5 से 7 दिन लगता है इसको फिर से रिकवर होने में, सही होने में। तो इसमें फ्लूइड हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। ठंडी चीज़ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा इन्फेक्शन को और स्प्रेड होने में। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट कॉमन कोल्ड विच इज़ कॉज्ड बाई वायरस। दूसरा एक और डिजीज़ होता है जो वायरस से ही होता है, दैट इज़ डेंगू, और ये एक जानलेवा डिजीज़ है। ओके, तो ये है डेंगू फीवर, और डेंगू फीवर कॉज्ड बाई डेंगू फीवर वायरस, इसको फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। और ये इसका कोई पर्टिकुलर अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। नॉर्मली इसमें ब्लड को चेंज कर देते हैं, प्लेटलेट्स को फिर से मेंटेन कर देते हैं। बाकी एज इट इज़ कोई वैक्सीन इसके लिए अभी प्रेजेंट है नहीं, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी पेन कराता है, और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर बॉडी में बना रहता है। लगता है कि हड्डी टूट जाएगी, इतनी भयंकर दर्द होती है कि लगता है कि हड्डियाँ टूट जाएगी। इसलिए इसका नाम बोन ब्रेक फीवर भी है, इसलिए इस फीवर को हम बोन ब्रेक फीवर भी कहते हैं। इसके वेक्टर की बात करें, ह्यूमन बीइंग, याद करिए कि ह्यूमन बीइंग इसका प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में, यानी जो इसको ले जा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, एडिस इजिप्टाई, ये एक मच्छर है, उसका नाम है एडिस इजिप्टाई। तो इस मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, और आपको पता है कि फीमेल एडिस इजिप्टाई होगा। सबसे खास बात कि ये एडिस इजिप्टाई नॉर्मली डे ड्यूरेशन में बाइट करते हैं। नॉर्मली ये डे ड्यूरेशन में बाइट करते हैं, और वो भी मॉर्निंग के टाइम में, मतलब 5 to 7 के आसपास ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और उस समय मतलब 5 to 7 AM के आसपास ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसी समय ये बाइट करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द डेंगू फीवर। एक और वायरस से ही जुड़ा एक और डिजीज़ होता है चिकनगुनिया, आप जानते होंगे। तो चिकनगुनिया जो है वो चीकू वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है? चीकू वायरस, CHIKU। दिस इज ऑल्सो व्हाट, चीकू वायरस। ये अल्फा वायरस एक जीनस होता है वायरस का, अल्फा वायरस, उसकी मतलब उस जीनस से बिलोंग करने वाला वायरस होता है। और इसमें सीवियर कंडीशंस में रैशेस बन जाते हैं, और पाँव फूलना शुरू हो जाता है, पाँव में काफ़ी तकलीफ होती है थोड़ी बहुत, और स्पॉट बन जाते हैं इसमें, डार्क डार्क डार्क। तो ये वायरसेस के साथ कुछ हम लोगों ने देखा डिजीज़। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरा वर्ल्ड एक वायरस से परेशान है, दैट इज़ नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है, इसको आप SAR, सार्स CoV-2, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसके पहले भी सार्स वायरस प्रेजेंट था, बट ये वाला नोवेल कोरोना वायरस है। दिस इज व्हाट, नोवेल कोरोना वायरस, कोरोना वायरस।
कोरोना वायरस की जो फैमिली है, इसकी खास बात ये होती है कि इसके ऊपर ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, यानी जो प्रोटीनियस पार्ट होता है इसका ऊपर का, है ना, उसके ऊपर क्राउन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिगर वगैरह भी मैं शेयर करूँगा, ये आप देखते रहिए। और ये जब इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन करने के बाद ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स पे सीधे जाके अटैक करता है, और लंग्स पे जब ये अटैक करता है तो वही एल्वेलर रीजन को ब्लॉक कर देता है, यानी सांस लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तकलीफ करता है। तो रेस्पिरेटरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि आज की कंडीशन ये है कि पूरे वर्ल्ड में अब तक पिछले 3-4 महीने में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, मोर देन 2 लाख से ज़्यादा, ठीक है। और इन्फेक्शन होने वालों का तो पूछिए मत, वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये अच्छी बात है कि रिकवरी भी हो रही है, बट इसका कोई पर्टिकुलर अभी तक मेडिसिन नहीं हुआ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कैमोस्टेट, नेफेमोस्टेट, रेजरपिन, लेवोफ्रिन और अदर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो HIV के लिए भी यूज़ होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जा रहा है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह की मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है और सही करने की कोशिश की जा रही है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है वायरस? तो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर और इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तो ये आपको ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी स्नीज़ किया या थोड़ा सा भी उसने छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स सीधे आपकी बॉडी पे आएंगे, और ये लगभग 20 फीट तक एयर में ट्रांसफ़र होकर ये ड्रॉपलेट जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस समय पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। दैट इज़ SARS-CoV-2, that is novel coronavirus. Okay, so these are some bacterial and viral infections. अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटोजुअल इन्फेक्शन करने वाले डिजीजेस और उनके एजेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।